भाई ए टू जेड हरियाणा, ग्राउंड हरियाणा और द लोकल एक्सप्रेस और द गजब हरियाणा, 456 वाले यानी 5 यूट्यूबर साथी उरे बैठे हैं। सबकी तरफ तो मतलब राम राम सारे दर्शकों ने। और भाई देखो बात वही हुआ है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करने की कोशिश करे है। तो यह कोशिश है हमारी, मतलब धरातल लेवल पर है कन है, किसान मजदूर हो कोई भी हो, हर तरीके की तो चलो आंदोलन की बात है, ठाने की कोशिश रही है और जो जनता तक सच्चाई पहुँचाने की कोशिश रही है। तो अपने साथ में बैठे हैं मास्टर जी हैं प्रदीप पहलवान है। और मैं ये कह सकूँ भाई वो क्या कर रहे हैं, अच्छाई या बुराई, मतलब दो पहलू इसे हैं। कई बार माड़ी चीज भी इंसान की एकदम उठ जा रहा, अच्छाई भी उठ जा रहा है। तो एक बार उच्चारणा में विरोध होया था, उस टाइम मास्टर जी की एक वीडियो थी, बड़ी वायरल हुई, लोगों ने बड़ी पसंद करी। इसी बात नहीं, मुद्दे का आधार पर, तथ्य का आधार पर मास्टर जी ने बात करी थी। उसके बावजूद इंटरव्यू लिया, लोगों की बड़ी चॉइस थी, वो भी बढ़िया चला। यानी बड़े बड़े बेखौफ और बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, तथ्य पर बात कर रहे हैं। तो आज फिर मास्टर जी मतलब 10-15 दिन में उड़ान दे रहे हैं, खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। 2-4 नई बात हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो मास्टर जी सबसे पहला अपना राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो सबको। पहला सवाल आज का ये है जी, राजेश कुंडू जी, एक पत्रकार द इंक न्यूज नाम था, यानी उनको ऊपर FIR करी गई। दूसरी बार इस आंदोलन में ये मामला देखने को मिला। पहली बार मनदीप पुनिया जो बॉर्डर पर तो उठाया था, हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ था। यानी ये कह सका कि जिसको ऊपर आज पब्लिक भरोसा करा है, ज़्यादातर लोकल पत्रकार ना कि नेशनल मीडिया, उनको सरकार दबाने का काम कर रही है, किसी ने उठाने का काम कर रही है, किसी पे FIR दर्ज हुआ। तो इसमें लोकतंत्र कड़े तक मानो आप। जो बड़े चैनल थे वो सारे बड़े चैनल बिक गए, किसान की आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। लेकिन जो छोटे थे, यूट्यूबर था या जिसका वेब पोर्टल था, उन लोगों ने प्रयास किया, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ किसानों की आवाज़ उठाई और आज उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। लोकतंत्र का तो वैसे ही गला घोटा जा रहा है, बार बार घोटा जा रहा है। कोई ये घटना नहीं है। पहले आपने खुद कहा कि सिंगू बॉर्डर पे मनदीप पुनिया के साथ हुआ। अब दाइंक हिसार का जो न्यूज़ चैनल है उसके मालिक हैं राजेश कुंडू जी, उनके साथ ऐसा हुआ। और राजेश कुंडू जी पे 3 धाराएं लगाई गई हैं। एक 66F है, 153A, 153B। 66F की जो धारा है उसमें प्रावधान है कि ये साइबर टेररिज्म है। अच्छा जी। इतनी बड़ी धारा, और वो भी एक फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने क्या लिखा कि सरकार अंबेडकर जयंती के माध्यम से लोगों में दंगे फैलाना चाहती है, फूट फैलाना चाहती है, जाति धर्म का नाम देकर लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है। इस न्यूज को आधार मानकर शिकायतकर्ता भी पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस की, सब कुछ पुलिस का ही है, कोई और नहीं है शिकायत देने वाला। पुलिस ही शिकायत दर्ज कर रही है, पुलिस ही उसकी जांच कर रही है। और आप इसमें लोकतंत्र की जहाँ तक बात होती है, जब सुभाष बराड़ा जी, ओम प्रकाश धनखड़, ये सारे मिलके अनिल विज साहब किसानों के लिए 2100 रुपये की मांग कर रहे थे कि MSP दिया जाए, तो ये अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज जब जनता इनको उन बातों की याद दिला रही है कि आपने ऐसा ऐसा किया था, तो आज कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये दोहरे मापदंड क्यों? किसान के साथ ज्यादती क्यों है? अगर आज 10 अप्रैल हो गई, हरियाणा की अधिकतर मंडियों में फसलें बिक नहीं रही हैं, किसान परेशान है, मंडी के बाहर खड़ा है, मंडी के अंदर बैठा है, कभी नमी के नाम पर तो कभी और चीज़ों के नाम पे उसको है ना, उसकी फसलों का मोल और तोल रोका गया है। तो हम ये कह सकते हैं, आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 522 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से MSP नहीं दिया जा रहा है जी। सरकार कह रही है 1975 रुपये है। 1975 का है, आप है ना उत्तर प्रदेश का उठाइए, उत्तर प्रदेश में 316 रुपये MSP से कम गेहूं बिक रही है। आप है ना फिर इसमें छत्तीसगढ़, इसमें मध्य प्रदेश में 96 रुपये पर क्विंटल कम बिक रही है। तो ऐसे तो आज के दिन भी सिर्फ 9-10 दिन के अंदर 196 करोड़ का घोटाला है गेहूं के अंदर। और पहले बाजरे के अंदर भी ऐसा हुआ, अब गेहूं के अंदर हो रहा है। एक चीज और या लिखड़ का हुआ मास्टर जी, मतलब जिस तरह एक पत्रकार के ऊपर ये कैश का, यानी जिसने भी इस आंदोलन में आवाज उठाई है खुलकन है, उसको दबाने का काम सरकार ने कराया है। अपनी देसी भाषा में न्यू कह दिया करे, मतलब वो कह दे रहे भाई आदमी तेरे में कि मैं कमी पाओगी, बताओ बात है क्यों? सही आदमी होगा नहीं तो वो जवाब देगा। तो उर कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमी होगी तभी सरकार ऐसा काम करे, नहीं तो कोई पत्रकार है वो अपना काम तो कर रहे हैं, तो उसका दबाने का काम क्यों करी सरकार? पहले रवीश कुमार के चैनल को उठाया गया,
फिर न्यूज 24 को हटाया गया। अब जो लोकल यूट्यूबर हैं जो किसान की आवाज़ बने हुए हैं, अब उनको दबाया जा रहा है। सरकार में कमी है, सरकार तथ्यों के आधार पे बात करे। सरकार है ना, जब प्रधानमंत्री जी 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, जब उनको पत्रकारों को सामना करने की हिम्मत प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार किस हद तक डरी हुई। ये बात भी सही है। दूसरी चीज, पत्रकारों को दबा के मतलब सरकार साबित के करना चाहे, कितने यूट्यूबर या कितने पत्रकारों ये को आम जनता के मन में एक डर फैलाना चाहती है। ये जैसे कोरोना के नाम पे किया गया, इससे पहले स्वाइन फ्लू के नाम पे हुआ। स्वाइन फ्लू को जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी, उसने हजारों करोड़ों की स्टॉक किया, लेकिन जब तक बीमारी नहीं आएगी तो वो दवाइयाँ लगेगी कहाँ। अफवाह फैली कि स्वाइन फ्लू फैल गया, स्वाइन फ्लू फैल गया, मोटा मुनाफा उन लोगों ने कमाया। और यही काम इसमें कोरोना में हो रहा है। जो मास्क लगाने की सलाह है, वो मास्क लगाने की सलाह इसलिए नहीं कि बीमारी को दूर किया जा सके, वो इसलिए थी कि लोगों को आदत बन जाए, मुंह पे पट्टी लगाए, कोई भी बात ना कहे, चुपचाप रहें। वो तो आदत डालने की बात थी, एक इशारा था कि आपको कुछ नहीं कहना है, मुंह पे पट्टी रखनी है, चुप रहना है आपको। तो ये सरकार की तो ये साजिश है सारी की सारी। दूसरी चीज, एक चीज देखी गई है, जब भी इलेक्शन आओ और जड़ भी इलेक्शन आओ नहीं, वो ओढ़ कोरोना क्यों नहीं आता। बड़ौदा इलेक्शन होया 10वां महीना में 9वां में, हालांकि लॉकडाउन चल रहा था, ओढ़ मुख्यमंत्री ने जमकर रैली करी। अब बंगाल में इलेक्शन चल रहे, खुद प्रधानमंत्री रैली करे। कहने का मतलब ये है, जहाँ इलेक्शन हुआ ओढ़ कोरोना क्यों नहीं आंदा। कोरोना नाबालिग है, कोरोना की उम्र 18 साल की नहीं है, उसका वोट ही नहीं है, इसलिए वो चुनाव वाले क्षेत्रों में जाता ही नहीं है। वहाँ जाता है जहाँ चुनाव नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ उसका वोट ही नहीं है, वोट उसका डल ही नहीं पाता, इसलिए वहाँ नहीं जा पाता है वो। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले की एक वीडियो थी, मतलब चलो सोशल मीडिया पर कहते रहे, चलो सरकार कह रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक आम इंसान का, एक ऐसा पे गरीब से गरीब व्यक्ति का सहारा भी बन गई। क्योंकि जिस आदमी के पास स्मार्टफोन है, वो अपनी आवाज़ ने या मतलब कहीं उसने कोई गलत चीज़ दिक्कत हो, फोन के माध्यम से दिखा इसका है। मतलब एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे थे, वाइफ का मुंह पर मास्क था और पुलिस वाले ने गाड़ी रुकाई, हस्बैंड तक कहा कि आपका मुंह पर मास्क नहीं है, तो उन्होंने वीडियो बनाई। तो उसने सरेआम, शायद करनाल की है जहाँ तक मेरा आइडिया है, उसने कहा पुलिस वाले पे कि मेरे पास फोटो है, मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगाता, तुम उसका चलान तो काट नहीं सकते, और खुद हस्बैंड वाइफ का चलान काटने लग रहे। फिर तो कल ना तुमने भी कहोगे भाई तुमने एक घर में रहना नहीं, सोना नहीं, खाना नहीं, वो मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, बोले मैं मैरिज कार्ड दिखाऊँ आपने या आधार कार्ड दिखाऊँ, मैं उसका घर वाला हूँ या नहीं। पुलिस वाले बोले आप तो बहस कर रहे हो। उसने कहा कि अगर सच्चाई कहीं दिखाने लग जाए तो पुलिस वाले ने कहा बहस कर रहे हैं। खुद पुलिस वाले गायब हो गए, तो जिसके मुंह में मास्क नहीं था उसने फोटो खींचे। तो इस तरीके का सिस्टम क्यों है? कल गुरुग्राम में घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने कि ना स्कूल 1 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ये तो सरेआम दिख रहा है सबको। बिल्कुल घोषणा कर रहे हैं कि बंद होंगे, कोरोना के कारण बंद होंगे, लेकिन वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। पहले खुद तो फॉलो करो उन चीज़ों को। दूसरा, जो कार में बैठे हुए हैं, चाहे अकेला आदमी है, उसको भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोगों को समझना चाहिए, आप कार में है, सरकार में नहीं है। जो सरकार में उसका चलान नहीं कटेगा। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया 10 से लेके सुबह 6 बजे तक, कि सुबह रात को 10 से लेके 6 बजे तक जो कर्फ्यू होता है, उसमें किससे दूरी बना के रखनी है? घर में घर वालों से दूरी बना के रखें। जब सड़क पे कोई आम आदमी है ही नहीं, रात को मार्केट बंद हो जाती है, तो फिर ये दूरी किससे कह रहे हैं? इन्होंने ना इसके नाम पे खुलेआम पहले फार्मर बिल लेके आए, फिर लेबर बिल लेके आए, फिर इसकी आड़ में बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं, और धीरे धीरे किसान आंदोलन ने इसकी परतें खोलनी शुरू कर दी। इसलिए सोशल मीडिया से आज सरकार घबराई हुई है। सोशल मीडिया लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, वो वीडियो बना के वीडियो डाल रहे हैं। आप ना जेपी नड्डा साहब का रोड शो देख सकते हैं, अमित शाह जी का देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सैनिकों से मिलने गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मास्क उनके चेहरे पे नहीं है। शहादत हो गई जवानों की, नक्सलवादियों के हमले ने उनको ली लिया, लेकिन गृह मंत्री जी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहाँ मोदी जी दीदी ओ दीदी कह रहे हैं, और सारी की सारी कैबिनेट जो है वो भी बंगाल के अंदर है। लेकिन किसानों का इनका क्या कोई न्यूज़ चैनल जो मोदी जी के गोदी मीडिया है, क्या किसी जवान के घर तक पहुँचे? क्या किसी किसान के घर तक पहुँचे जो 300 से ऊपर मर गए? किसी के पास नहीं पहुँचे। इनको फुर्सत ही नहीं है, सारा दिन बेवजह की बातें दिखाते हैं। ऐसी खबरें होती हैं जिनका अखबार में कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन उनको पहले पेज पे रखते हैं ताकि जनता उनको देखे और उनका ध्यान भटकता रहे। एक चीज़ और, अभी कुछ दिन पहले 25 के करीब जवान शहीद हुए,
30 का करीब मतलब और है ना, शायद उनमें से भी कुछ ही बच पाओगे। इस तरीके का जो मामला आया बैठे बैठे में, लेकिन पब्लिक इसी बात नहीं, आंदोलन के जरिए थोड़ा बहुत समझने लगी। पब्लिक ने ये आवाज़ उठाई कि एक देश का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का मतलब इतने रुपये एक आदमी के जहाज के लिए, लेकिन उन जवानों की रक्षा खातिर कुछ नहीं है। एक साइड किसान मर रहे, एक साइड जवान मर रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। देश में पैसे की कमी हो गई है, आर्थिक इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। पहली बार हो रहा है देश के अंदर कि 14 लाख सैनिकों में से भी कटौती की जा रही है। जब 14 लाख सैनिकों की आप सुविधाओं का ख्याल नहीं रख सकते, जब उनको है ना उनके हथियार या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं दे सकते, संसाधन नहीं दे सकते, तो सरकार किस लेवल पे कह सकती है कि हम 135 करोड़ लोगों के लिए संसाधन जुटा सकते हैं? तो ये तो सरेआम दिख रहा है, छंटनी चल रही है, सेना के अंदर भी चल रही है, लोगों को घर भेजा जा रहा है। और ये तो पता नहीं क्या संयोग है या टाइमिंग क्या है कि जब भी कोई चुनाव आता है तब कोई ना कोई धमाका होता है। आप कहीं की भी उठा के देख लो, गुजरात से देख लो, उत्तर प्रदेश चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देखो, बिहार के चुनाव देखो, गलवान घाटी का मामला देख लो, और अब बंगाल के अंदर देख लो। ये क्या संयोग मात्र है या कुछ और बातें हैं? इन बातों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ये नक्सली मामले भी जमीन से जुड़े तो नहीं है, आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा तो नहीं किया जा रहा है, जैसे कि पूरे भारत के अंदर जो फार्मर बिल के नाम पे राजनीति की जा रही है, कहीं ऐसा ही मामला उनके साथ तो नहीं हो रहा है?